Hi friends, this is Kumar Amit and you are watching M Talk Education channel. Dear friends, आज मेरे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लेट क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होता है। फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, ज्योग्राफी का, और इसको जानना भी जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चंस भी, बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्लेट क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ प्लेट क्या है हम लोग को देखना है। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, वो 3 हिस्से में बेसिकली उसको हमारे वैज्ञानिकों ने डिवाइड किया है, ठीक है। जैसे देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो इसको 3 हिस्सा में हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया है, डिवाइड किया है, ठीक है। अंदर का हिस्सा को हम लोग कोर कहते हैं, इसके बाद वाले हिस्सा को हम लोग मेंटल कहते हैं, और सबसे लास्ट वाले हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट, ठीक है। 3 हिस्सा में हम लोगों ने क्या किया है, पृथ्वी को डिवाइड किया है, ठीक है। और इसी हिस्सा के जो ये इंटरनल इसका जो हिस्सा है, उसका ये इंटरनल व्यू है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इस तरह का चीजें हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस पूरे विभाजन को, यानी पृथ्वी के आंतरिक विभाजन को, ये जो आंतरिक विभाजन है, इसको हम लोगों ने 2 हिस्सा, यानी ये 2 प्रकार से हम लोग इसका आंतरिक विभाजन करते हैं। और जो 2 आंतरिक विभाजन है, उसमें सबसे पहला विभाजन है रासायनिक विभाजन, दूसरा विभाजन है यांत्रिक विभाजन। तो फ्रेंड्स, हम लोग रासायनिक विभाजन देखते हैं। रासायनिक विभाजन के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि इस तीनों तरह के तीनों चीजों को हम लोगों ने क्या किया है, तो सियाल, सीमा और नीफे। क्रस्ट वाला जो हिस्सा है वो सियाल का बना हुआ रहता है, ठीक है, और मेंटल का जो हिस्सा है वो सीमा का बना है, और कोर का हिस्सा जो है वो नीफे का बना है। कहने का मतलब फ्रेंड्स, जो क्रस्ट वाला हिस्सा है ये सियाल मतलब होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना हुआ है क्रस्ट हमारा, जिसकी मोटाई है 0 से लेकर 30 किलोमीटर का जो दायरा है वो क्रस्ट की मोटाई है, ठीक है। 0 से लेकर 30 किलोमीटर क्रस्ट की मोटाई है, ठीक है। और ये बना है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। इसके बाद आते हैं तो हम देखते हैं मेंटल का हिस्सा हमें मिलता है, ठीक है। तो मेंटल की जो मोटाई है वो है 30 किलोमीटर से लेकर के और 3900 किलोमीटर। 30 किलोमीटर से लेकर के कितना, 3900 किलोमीटर का जो दायरा है, ये है कि किसका, मेंटल का हिस्सा। मेंटल मुख्य रूप से बना हुआ है सीमा का, और ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेंटल हम लोग देखते हैं, मेंटल जो बना है वो सीमा का, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का ये बना हुआ हिस्सा है। इसमें भी जो मेंटल है इसका ये आउटर मेंटल का हिस्सा हो जाएगा, यानी आउटर इसका कोर, ठीक है, और इसके अंदर वाला हिस्सा इनर कोर, ठीक है। इन मेंटल को भी हम लोग 2 हिस्सा में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मेंटल को इसलिए 2 हिस्सा में हम लोग डिवाइड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका जो एक भाग है, इसका एक भाग है, ऊपरी जो इसका हिस्सा है ये कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। ये मेल्टेड, एकदम मेल्टेड यहाँ पे मटेरियल्स हैं। यहाँ पे सिलिकॉन और एल्युमिनियम जो है, यहाँ पर और भी बहुत जो भी चीजें हैं वो सब मेल्टेड हैं। यहाँ पे एकदम पिघला हुआ इसका अवस्था है, ठीक है। कैसा अवस्था है, तो इसका यहाँ जो अवस्था है ये पिघला हुआ अवस्था है, ठीक है, ये पिघला हुआ इसका अवस्था है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, और जो इसका नीचे वाला हिस्सा है वो पेस्ट जैसा है, यानी जैसे हम टूथपेस्ट हम लोग देखते हैं कि वो न तो लिक्विड फॉर्म में है और न ही पूर्ण रूप से ठोस फॉर्म में है, ठीक है। तो उस तरह का पेस्ट के जैसा ये काम करता है यहाँ पर, ठीक है। ये मेंटल का हिस्सा हो गया। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कोर का हिस्सा। कोर 3900 से लेकर के और 6370 किलोमीटर का इसकी मोटाई है, और ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये निकल और फेरस,
यानी लोहा का ये बना हुआ है और ये पूर्ण रूप से तरल अवस्था में है और इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई रहता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर है। तो इस तरह से पृथ्वी के सारे यानी पूरे परत को अंदर से लेकर के बाहर इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोगों ने रासायनिक विभाजन के हिसाब से इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है, बांट दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो हो गया रासायनिक विभाजन। अब हम यांत्रिक विभाजन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यांत्रिक विभाजन में हम क्या करते हैं कि 0 से लेकर के 200 किलोमीटर की गहराई में जब हम जाएंगे, यानी जमीन के अंदर अगर खोदते 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 हम लोग 200 किलोमीटर जाएंगे, यानी ये सतह से जब अंदर जाएंगे तो जैसे ही 200 किलोमीटर हम लोग जाएंगे, 200 किलोमीटर, तो ये जो रेंज हो जाएगा ये किसका रेंज हो जाएगा, लिथोस्फीयर का रेंज हो जाएगा। लिथोस्फीयर में देखिए क्या आता है, क्रस्ट प्लस मेंटल का ऊपरी भाग। तो फ्रेंड्स देखिए क्रस्ट, ये तो हो गया क्रस्ट वाला हिस्सा, ठीक है, ये क्रस्ट वाला हिस्सा हो गया। इसके बाद से ये मेंटल का क्या है, ये मेंटल का ऊपरी हिस्सा है। ये मेंटल का कौन सा हिस्सा है, तो ऊपरी हिस्सा है, ये मेंटल का ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स लिथोस्फीयर में 0 से लेके 200 किलोमीटर जब जमीन के नीचे हम चलते चले जाएंगे तो 200 किलोमीटर जैसे ही होगा वहां से वहां तक लिथोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है, हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, स्फेनोस्फीयर इसके बाद यहाँ पे 200 किलोमीटर से लेकर के 360 किलोमीटर तक अगर नीचे हम जाते हैं यहाँ से तो हमें मिलेगा स्फेनोस्फीयर, स्फेनोस्फीयर। ठीक है, ये मिलेगा। ये जो हिस्सा है ये वो हिस्सा है जो गर्मी के चलते यहाँ पर कन्वेक्शन करंट उत्पन्न होता है। ठीक है, और उस कन्वेक्शन करंट के चलते जो ऊपरी प्लेटें हैं, ये जो लिथोस्फीयर का जो ये मोटा सा प्लेट है, ये इसमें मूवमेंट होता है, यानी प्लेटों में क्या होता है, मूवमेंट की क्रिया यहाँ पे होती है कन्वेक्शन करंट के चलते। जो कि कन्वेक्शन करंट किस कैसे होता है, तो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस हैं उन्हीं के चलते ये होता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि 360 किलोमीटर से लेकर के और 2800 किलोमीटर का जो दायरा है वो मध्य मंडल का है। ठीक है, और उसके बाद 2800 किलोमीटर से लेकर के 6370 किलोमीटर का जो रेंज है वो गंभीर मंडल का है। फ्रेंड्स बेसिकली हम अध्ययन किसका करते हैं, तो लिथोस्फीयर, स्फेनोस्फीयर, इसी का अध्ययन हम लोग करते हैं। पृथ्वी के ऊपरी जो सतह है उसमें लगभग कितने 200 किलोमीटर का जो दायरा है उसका अध्ययन मोटे तौर पर हमें करना पड़ता है। इसकी कुछ मुख्य बातें ये हैं, मैंने यहाँ पर लिख रखी है, क्योंकि मेरा राइटिंग बोर्ड पे मतलब ऑन द स्पॉट लिखने की जो है वो थोड़ा राइटिंग मेरा खराब हो जाता है, इसलिए मैंने इसको नोट कर दिया है पहले ही यहाँ पे। तो देखिए जो सबसे पहला चीज है वो है कि यांत्रिक रूप से क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग। फ्रेंड्स देखिए यहाँ क्रस्ट, ये जो क्रस्ट है इसका और ये मेंटल का ऊपरी भाग, जो ये परत है लिथोस्फीयर का जो परत है वो एक ही जैसा, ठीक है, देखिए एक ही परत के जैसा ये व्यवहार करता है। ठीक है, इसका यानी क्रस्ट का ये ऊपरी यानी क्रस्ट का जो ये भाग है और मेंटल का जो ऊपरी भाग है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, दोनों हिस्सा मिल करके एक ही परत के जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, एक ही परत के जैसा। इसका मोटाई कितना है, तो 0 से लेके 200 किलोमीटर तक है इसकी मोटाई। ठीक है, और ये एक ही परत के जैसा व्यवहार करता है, ये इसका यांत्रिक विभाजन के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि स्फेनोस्फीयर का यहाँ पे पार्ट हिस्सा आता है। तो स्फेनोस्फीयर क्या होता है, मेंटल का यही ऊपरी भाग है, ये मेंटल का क्या है, ऊपरी भाग है। ये तरल अवस्था में रहता है, तरल फ्लूइड है। ये इतना ज्यादा टेम्परेचर है यहाँ पे, इसके नीचे तो और है, इस हिस्सा में तो और टेम्परेचर है, यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और इसी टेम्परेचर के चलते ये भी तरल अवस्था में हमेशा रहता है और इसमें कन्वेक्शन करंट उत्पन्न होते रहता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के चलते क्या होते रहता है, तो कन्वेक्शन करंट यहाँ पे उत्पन्न होते रहता है, जिसके चलते कि प्लेटों में मूवमेंट्स देखने को मिलता है। फ्रेंड्स ये बात है।
यहाँ पे भू सतह से 200 किलोमीटर नीचे का जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, अभी हमने बताया है कि भू सतह, ये जो क्या है, ये सतह है, ये जो हमारा सतह है, ये जो है ये भूमंडल का सतह है। सबसे ऊपरी यहाँ देख सकते हैं आप, ये वाला जो सतह है, ये जो ऊपरी सतह है, ठीक है, ये भूमंडल है। देख रहे हैं यहाँ पर घर भी बना हुआ है, पेड़ पौधे भी है, मैंने ऐसे दिखा दिया है इसको, ठीक है। तो यही है, भू सतह से 200 किलोमीटर जब नीचे जाएंगे, यानी इस ऊपरी परत से 200 किलोमीटर हम नीचे जाएंगे, तो वही क्षेत्र क्या कहलाएगा, तो लिथोस्फीयर कहलाएगा, ठीक है। लिथोस्फीयर एक दृढ़ स्थलीय भूखंड होता है। लिथोस्फीयर का जो ये हिस्सा है, ये एक दृढ़ स्थलीय भूखंड है, ठीक है। ये पूरा का पूरा लिथोस्फीयर, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर बटा हुआ है ये, ठीक है, ये सब भूखंड है। ये टोटल क्या है, अलग अलग एक तरह का बहुत बड़ा बड़ा भूखंड है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए स्फेनोस्फीयर का घनत्व। फ्रेंड्स, क्या कारण है कि जो लिथोस्फीयर है वो स्फेनोस्फीयर के ऊपर तैरते रहता है? तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जिसका भी घनत्व ज्यादा रहेगा उस पर उससे कम घनत्व वाली वस्तु क्या होने लगती है, तैरने लगती है, ठीक है। जैसे ही कम घनत्व वाली वस्तु अधिक घनत्व वाली वस्तु पर पड़ेगा तो उसे क्या करेगा, उसे ऊपर की तरफ उछाल देगा, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका स्फेनोस्फीयर का जो घनत्व है वो ज्यादा घनत्व है और लिथोस्फीयर का घनत्व जो है वो क्या है, कम घनत्व है। इसीलिए इस स्फेनोस्फीयर पर लिथोस्फीयर क्या होते रहता है, तैरते रहता है, ठीक है। ये उसके ऊपर क्या करेगा, तैरेगा। लेकिन ये तैरेगा तो इसका जो मूवमेंट होगा वो बहुत ही कम मात्रा में होगा, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज है यहाँ पे। लिथोस्फीयर अनेक प्लेटों में विभाजित है। ये जो लिथोस्फीयर है ये क्या है, अनेक प्लेटों में क्या है, विभाजित है। अनेक प्लेटों में इसको हम लोग विभाजित कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो ये चीज है। आइए कुछ और देखते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, देख लेते हैं महासागरीय प्लेटें और प्रायद्वीपीय प्लेटें। तो फ्रेंड्स, हम जैसा कि जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की ये जो बनावट है, ये हमारी पृथ्वी की बनावट सभी जगहों पर एक समान नहीं है। सभी जगहों पर क्या है, एक समान नहीं है। यानी यह जो परत है ये सभी जगहों पर एक समान नहीं है। ये जो परत है कहीं पर नीचे की तरफ है, कहीं पर ऊपर की तरफ है, कहीं पर नीचे की तरफ है, कहीं पर ऊपर की तरफ है। लेकिन ये एक समान रूप से हमारी पृथ्वी क्या है, एक समान रूप से ये गोलाकार है, ठीक है। ये देखिए, ये गोलाकार समान रूप से है। लेकिन इसमें अब बात ये है कि जहां जहां पर ये धंसा हुआ है, ये जहां जहां पर धंसा हुआ है, ये सागर वाला हिस्सा है, ये समुद्र वाला हिस्सा है, ठीक है। देखिए, ये सी वाला हिस्सा है जहां जहां पर धंसा हुआ है। और इस तरह से क्या है, हम लोग हिंद महासागर देखते हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी देखते हैं, प्रशांत महासागर देखते हैं, लाल सागर देखते हैं। इस तरह से जितने भी सागर हैं वो ये वाला हिस्सा है। फ्रेंड्स, बात ऐसा है कि जो हमारा लिथोस्फीयर की जो मोटाई है वो पृथ्वी पर सभी जगहों पर एक समान नहीं है। और सभी जगहों पर एक समान इसलिए नहीं है कि ये कहीं पर मोटे है और कहीं पर पतला है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं हम, हमारा प्लेट ये है, ये प्लेट एकदम एक में एक जुड़ा हुआ नहीं है। ये प्लेट क्या है, दरार है, यानी अलग अलग है ये प्लेट है, ठीक है। ये प्लेटें क्या है, अलग अलग हैं, जिसमें हम लोग बड़े बड़े प्लेटों को देखते हैं, जैसे यूरेशियन प्लेट को देखते हैं, इंडियन प्लेट को देखते हैं, अफ्रीकन प्लेट को देखते हैं, अमेरिकन या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का प्लेट को देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेट को देखते हैं। ये जितने भी प्लेट्स हैं ये सब प्लेट क्या है, अलग अलग डिवीजन में है, अलग अलग यानी अलग अलग हैं, एक दूसरे से अलग हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भूखंड वाला हिस्सा है, यानी पर जहाँ पे समुद्र नहीं है, वो जो हिस्सा है, देखिए यहाँ पे समुद्र नहीं है, तो यहाँ पे जब समुद्र नहीं है तो यहाँ की मोटाई क्या हो जाएगी, यहाँ की मोटाई ज्यादा हो जाएगी। देखिए, यहाँ की मोटाई ज्यादा हो जाएगी। और अध्ययन के हिसाब से ये पता चलता है कि जहाँ प्रायद्वीप है, ठीक है, जहाँ पर प्रायद्वीप है वहां की मोटाई मैक्सिमम 40 किलोमीटर की है, ठीक है। प्रायद्वीप जहां पर भी है वहां पर लिथोस्फीयर जो है इसकी मोटाई क्या है, 40 किलोमीटर है। और यही समुद्र में जाएंगे तो समुद्र तल
पर अगर हम लोग जाते हैं तो उसके नीचे से अगर मापना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर इसकी मोटाई 6 किलोमीटर हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6 किलोमीटर हो जाएगी, और यहाँ पर इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर हो जाएगी, और यहाँ पे 6 किलोमीटर हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ये चीज है हम लोग देखते हैं यहाँ पर। और जो हिस्सा यानी जो प्लेट समुद्र तल के नीचे वाला हिस्सा है जिस पर समुद्र टिका हुआ है, जो प्लेट समुद्र तल के नीचे है उस प्लेट को हम लोग कहते हैं महासागरीय प्लेटें, और जो प्लेट प्रायद्वीपीय यानी वो किसी चीज पर नहीं है, ऊपर से नीचे तक एकदम मोटा परत है, ठीक है, वो प्लेट जो होता है वो प्रायद्वीपीय प्लेट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके जस्ट नीचे, इस प्लेट के जस्ट नीचे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे क्या है, स्टेनोस्फीयर है। इसको दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। ये पिघला हुआ अवस्था में पूर्ण रूप से लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसके नीचे जाएंगे तो मेंटल का निचला हिस्सा मिलेगा जो कि पेस्ट के रूप में है, और वो क्या है, अर्ध तरल है, ठीक है, वो पेस्ट के रूप में टाइट है एकदम, लेकिन पिघला हुआ वो भी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये चीज है। फ्रेंड्स देखते हैं कितने प्रकार की प्लेटें होती हैं, ठीक है। तो प्लेटें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं। 3 प्रकार की प्लेटें हैं, ठीक है। 3 प्रकार की प्लेटें हैं। कौन किस तरह की प्लेटें हैं ये, तो 3 प्रकार की प्लेटें हैं। कैसी कैसी, तो देखिए फ्रेंड्स, रचनात्मक, देखिए रचनात्मक प्लेट किनारा। रचनात्मक प्लेट किनारा, रचनात्मक प्लेट किनारा कहने का मतलब है कि ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी। ये प्लेटें क्या होगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो एक दूसरे से जब दूर जाएंगी तो इसमें न तो कोई बहुत बड़ा पर्वत का निर्माण होगा और न ही इससे ज्वालामुखी का उद्गार होगा, ठीक है। भूकंप थोड़ा सा आ सकता है लेकिन इसमें बहुत बड़ा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। रचनात्मक इसे इसलिए कहा जाता है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत खिसकती हैं तो जो गैप बीच में बनता है उस गैप में आकर के दूसरे पदार्थ नीचे से क्या हो जाता है, जम जाता है, भर जाता है, जिससे कि एक नए प्लेट का निर्माण भी हो सकता है, वहां पर नए प्लेटूज का निर्माण हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसको रचनात्मक प्लेट कहा जाता है, ठीक है। विनाशी प्लेट हम लोग देखते हैं। विनाशी प्लेट ये सबसे डिस्ट्रक्टिव प्लेट है, ठीक है। विनाशी प्लेट का टक्कर आमने सामने होता है, इसलिए इसे विनाशी प्लेट नाम दिया गया है। क्योंकि आमने सामने के टक्कर में, कॉलिजन में, जब 2 बड़े प्लेट आपस में कोलाइड होते हैं, ठीक है, यानी टक्कर खाते हैं, तो वहां पर बहुत ही भयानक प्लेट का विनाश होता है, ठीक है। जो भारी प्लेट है वो हल्के प्लेट को ऊपर की तरफ मोड़ देता है और अपने खुद नीचे की तरफ धंसने लगता है, जिससे कि वो यहाँ पे मेंटल वाले हिस्सा में धंसने के बाद वो क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है, यानी गल जाता है पूर्ण रूप से। यानी यहाँ प्लेट का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। उसमें बहुत बड़ी बड़ी पर्वत का निर्माण होगा, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगा, ठीक है। इसलिए इसको विनाशी प्लेट कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर है हमारा संरक्षित प्लेट किनारा, ठीक है। ये जो संरक्षित प्लेट किनारा है, यानी फ्रेंड्स बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, किनारा के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो भी कितने तरह के किनारा हो सकते हैं। तो ये 3 तरह के किनारा हो सकते हैं, यानी वो किनारा जो रचनात्मक है, वो किनारा जो विनाशी है, और वो किनारा प्लेट का जो संरक्षित है। तो संरक्षित प्लेट किनारा जो है ये न तो एक दूसरे के विपरीत खसकेंगे, न ही आमने सामने के टक्कर होगा। इसमें होगा ये कि ये दोनों एक दूसरे को रगड़ेंगे इस तरह से, ठीक है। देखिए ये रगड़ाहट जो है ये विपरीत दिशा में भी हो सकती है और सेम दिशा में भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर न तो कोई बहुत बड़े माउंटेन का निर्माण होगा और न ही यहाँ पर ज्वालामुखी आएगा, ठीक है।
अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। भूकंप का झटका आएगा, लेकिन वो भी भूकंप का झटका बार बार आएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि नाम से पता चलता है, प्लेट मतलब वही प्लेट जो जिसमें हम लोग खाना खाते हैं। प्लेट कहने का मतलब है कि उसके आकार से है। यहाँ पर वो खाना खाने वाला जो प्लेट होता है उसके आकार से है, वही प्लेट है। यहाँ टेक्टोनिक का मतलब होता है विवर्तनिकी। विवर्तनिकी का मतलब है कि मूवमेंट, यानी प्लेटों के बीच मूवमेंट होगा। वो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, पास आएंगी और एक दूसरे को क्या करेंगी, रगड़ेंगी, ठीक है। और थ्योरी का मतलब तो सिद्धांत होता ही है। फ्रेंड्स, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हैरी-हेस, वेगनर्स, ठीक है, और मॉर्गन, हैरी-हेस, वेगनर और मॉर्गन तीनों वैज्ञानिक सपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, जैसे वेगनर का कहना था कि यहाँ पर क्या है, वेगनर का कहना था कि पेंजिया नाम का एक बहुत लैंड हुआ करता था, यानी एक ही प्लेट था। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वेगनर ने क्या कहा, वेगनर ने कहा कि ये पूरे पृथ्वी पर दो हिस्से थे। एक जो हिस्सा था ये लैंड का हिस्सा था, और दूसरा जो हिस्सा था ये वाटर बॉडी था, ठीक है। तो लैंड वाले हिस्से को उन्होंने कहा पेंजिया। लैंड वाले हिस्से को उन्होंने क्या कहा, पेंजिया। पेंजिया जो कि अस्थल भाग है। कौन सा भाग है, तो अस्थल भाग है। और लैंड वाले को कहा यूथेलस, ठीक है, इसको कहा मेंथालासा, ठीक है, पेंथालासा, सॉरी, पेंथालासा इसको कहा। उन्होंने क्या कहा, इसको पेंथालासा, ठीक है, यानी इसको पेंथालासा कहा। और ये जो है, ये क्या है, जल वाला भाग है, ठीक है, ये जल वाला भाग है। तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि एक कोई ज्यादा संख्या में कॉन्टिनेंट्स नहीं था, एक ही कॉन्टिनेंट्स था, और यही बाद में चल करके क्या हुआ, टूट गया, ब्रेक कर गया, ठीक है। इस तरह से ये सुपर कॉन्टिनेंट था, ये ही एक सुपर कॉन्टिनेंट बाद में चल करके छोटे बड़े कॉन्टिनेंट्स में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ये वेगनर साहब ने कहा, वेगनर साहब ने ये थ्योरी दिया, ठीक है। लेकिन विल्सन जब आए तो विल्सन ने इस थ्योरी को क्या किया, इस थ्योरी का उन्होंने मतलब एक तरह से कहे तो इस थ्योरी को उन्होंने किनारा किया, ठीक है। और उन्होंने एक अपना थ्योरी दिया, और उन्होंने क्या कहा कि जो प्लेटें हैं, ठीक है, विल्सन के हिसाब से बहुत सारे प्लेट्स हैं, ठीक है, यानी कुछ बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी प्लेटें हैं। तो जो बड़ी प्लेटें हैं वो लगभग 8 की संख्या में बड़ी प्लेटें हैं, और जो छोटी छोटी प्लेटें हैं वो 23 प्लस की संख्या में हैं, ठीक है। ये किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द विल्सन के अनुसार 8 बड़ी प्लेटें हैं और छोटी छोटी 23 प्लस प्लेटें हैं, यानी 23 से ज्यादा प्लेटें हैं। जो 8 बड़ी प्लेटें हैं उसमें है अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरेशियन, यूरोपियन, एशियन, यानी दोनों को मिलाकर के यूरेशियन प्लेट कह सकते हैं, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, आर्कटिक प्लेट। ये जो प्लेटें हैं ये बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। जो छोटी प्लेटें हैं जैसे कि मेडागास्कर, इंडोनेशिया जो पूरा एक देश है, कैरिबियन आइलैंड्स जितने भी हैं वो देश जो भी है वो छोटी छोटी प्लेटें हैं। इसके बाद से अराबियन जितने भी कंट्रीज हैं वो छोटे छोटे टापुओं पर जो बसे हैं या किनारे हैं वो भी अराबियन इसी में आ जाएंगे, छोटी छोटी प्लेटों में। उसके बाद से जापान का एक हम उदाहरण ले सकते हैं। जापान भी क्या है, एक छोटी प्लेटों का हिस्सा है। और ऐसे जितने भी दुनिया में जो भी क्या है आइलैंड्स हैं, छोटे बड़े जितने भी आइलैंड्स हैं वो सभी के सभी एक स्वतंत्र प्लेटें हैं, ये छोटी छोटी प्लेटें हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी दिया किसने, विल्सन ने ये थ्योरी दिया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखते हैं प्लेटों में कितने प्रकार की गति होती है। तो प्लेटों में 3 प्रकार की गति होती है, ठीक है। कौन कौन सी गति होती है, तो अभिसारी गति होती है, कन्वर्जेंट मूवमेंट, अपसारी गति होती है, डाइवर्जेंट मूवमेंट, और समांतर गति होती है, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। इसमें 3 तरह की गतियां देखने को मिलती है, जिसमें से कि हम देख सकते हैं अभिसारी गति में प्लेटें क्या होती है, आमने सामने टकराती हैं। अपसारी में क्या होती है, एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है। और समांतर में क्या होगी, वो साइड से
कैसे रगड़ खाएंगी, ठीक है, साइड से जब रगड़ खाएंगी तो वो होगी समांतर गति, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला अभिसारी गति क्या है। तो फ्रेंड्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अभिसारी, अभिसारी यानी अभिनंदन। अभिनंदन करने का मतलब होता है आमने सामने, लेकिन ये जो अभिनंदन है आमने सामने का, ये शुभ न होकर के अशुभ हो जाता है। अशुभ क्यों होता है तो आप देखिए यहाँ पे अभिसारी गति के लिए कंडीशंस दो है, दो प्लेट होने चाहिए, यानी दो प्लेट जब तक नहीं होगा कोई टक्कर नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है दोनों में अंतर होना चाहिए, दोनों में अंतर, एक प्लेट भारी होना चाहिए, दूसरा प्लेट हल्का होना चाहिए। जब दो प्लेट आमने सामने टकराएंगे तो इसमें क्या होगा कि जो भारी वाला प्लेट होगा वो स्टेनोस्फीयर में नीचे की तरफ धंसेगा और जो हल्का वाला प्लेट होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। फ्रेंड्स इसमें ये होगा कि जब ये भारी प्लेट अंदर की तरफ धंसेगा तो ये मेल्ट हो जाएगा, यानी पिघल जाएगा, मैग्मा का रूप ले लेगा, ठीक है। और जो हल्का प्लेट होगा ये जब ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो ये पर्वत का निर्माण करेगा, ठीक है, ये वलित पर्वत का निर्माण करेगा, इसमें फोल्डेड माउंटेन बनेगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा चीज क्या होगा कि हल्का जो है उधर अगर इसको जमीन कमजोर मिल गया तो ये क्या करेगा, ये ज्वालामुखी का रूप ले लेगा। फ्रेंड्स ज्वालामुखी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यानी जहां पर भी इसको जिस भी पोजीशन पर अगर जमीन इसको कमजोर मिला तो वहां से ये ज्वालामुखी का रूप लेगा, ठीक है। तो देखिए इसके परिणाम में क्या होगा, यहाँ फ्रेंड्स हम जानते हैं ये जो स्टेनोस्फीयर का जो हिस्सा है ये क्या है, ये हिस्सा है मेंटल का। देखिए ये मेंटल का ये ऊपरी हिस्सा है, ये ऊपरी हिस्सा क्या होता है तो ऊपरी हिस्सा हमेशा क्या रहता है तो पिघला हुआ रहता है, द्रवित अवस्था में रहता है, ठीक है। टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर इस ऊपरी वाले हिस्से का है उससे कहीं ज्यादा टेम्परेचर इसके निचले वाले हिस्से में रहता है, इसलिए ये हमेशा द्रवित अवस्था में क्या होते रहता है, ऐसे पानी के जैसे हलकारा होता है उसी तरह से ये ऐसे चलते रहता है, ठीक है। ये है सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही भारी प्लेट स्टेनोस्फीयर के नीचे धंसेगा तो ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। दोनों के टक्कर के परिणाम स्वरूप क्या क्या हो सकते हैं तो वलित पर्वत का निर्माण हो सकता है, उसके बाद से प्लेटों का विनाश हो सकता है। जैसे ही प्लेट स्टेनोस्फीयर के अंदर जाएगा ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो इस प्लेट का विनाश हो गया, ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया होगी, इसमें ज्वालामुखी फटेगा, ठीक है, ज्वालामुखी की क्रिया होगी। उसके बाद से ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होगा। फ्रेंड्स ये जो शंकु है ज्वालामुखी शंकु, ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के होंगे। लिंडर शंकु होगा, मिश्रित शंकु होगा और पारिपोषित शंकु होगा। लिंडर शंकु मुख्य रूप से जिस ज्वालामुखी में राख की संख्या ज्यादा होती है और राख से जो शंकु का निर्माण होता है वो क्या होता है, लिंडर शंकु होता है। मिश्रित शंकु जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें राख भी होगा, इसमें खनिज भी होगा, इसमें लावा भी होगा, ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें, कंकड़ पत्थर भी हो सकता है यानी होगा, ठीक है। उसके बाद पारिपोषित शंकु, पारिपोषित शंकु का मतलब होता है कि जो मुख्य शंकु है अगर उस मुख्य शंकु का अगर पाइप फट जाए जिससे होकर के लावा बाहर निकल रहा है तो परिणाम होगा कि पारिपोषित शंकु का निर्माण यहाँ पे होगा। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके तीनों को, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रेंड्स देखते हैं तीन तरह की शंकु है। लिंडर शंकु को हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स लिंडर शंकु हम देख सकते हैं यहाँ पे जब भूकंप क्या बोल रहे हैं, जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा, ज्वालामुखी फटेगा तो इसके पाइप से राख की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है, यानी राख की मात्रा क्या होगी, राख की मात्रा ज्यादा होगी और यही राख ज्वालामुखी के चारों तरफ जब फैलेगा तो ये एक शंकु का, फ्रेंड्स शंकु हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि इसका जो आकार है वो शंकु के जैसा हो जाता है, ठीक है। ज्वालामुखी जो है इसकी जो आकार है वो शंकु के जैसा हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, शंकु कह देते हैं, यानी ठीक है। तो ये राख से जो जिस चीज का निर्माण होगा, जिस स्ट्रक्चर का निर्माण होगा ये शंकु के जैसा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंडर शंकु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप इसी राख की मात्रा ज्यादा होने के चलते इसका निर्माण हुआ है। दूसरा मिश्रित शंकु देखते हैं। मिश्रित शंकु सबसे बड़ा ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करता है। मिश्रित शंकु इसलिए इसको कहा जाता है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें से राख निकलता है, कंकड़ निकलता है, खनिज निकलता है, खनिज पदार्थ निकलता है, लावा निकलता है और यह परत दर परत एक दूसरे पर लेयर बनाते जाता है यानी जमते जाता है और यह शंकु का निर्माण कर देता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित शंकु कहते हैं,
ठीक है, ये सारी चीजें इसमें से निकलती है। तीसरे नंबर पर पारिपोषित शंकु है। पारिपोषित शंकु सबसे छोटा शंकु होता है और इसका एग्जाम्पल है अमेरिका का सास्तीना। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको पारिपोषित? यह मुख्य शंकु पर आधारित होता है, इसलिए इसको पारिपोषित शंकु कहते। देखिए, मुख्य पाइप जा रहा है और ये बीच से फट गया। जब ये बीच से फटेगा तो एक तो ये मुख्य ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, फिर ये सेकंड जो पाइप फटा है यहां से भी ज्वालामुखी का उद्गार होगा। ठीक है, देखिए ये ज्वालामुखी का उद्गार हुआ यहाँ पर भी, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पारिपोषित शंकु। तो फ्रेंड्स, ये 3 तरह के शंकु का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, देखते हैं दूसरी गति अपसारी गति, ठीक है, और समांतर गति। तो देखिए, अपसारी गति में क्या होता है कि 2 प्लेट होगा, वो क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में खसकेगा। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में खसकेगा। फ्रेंड्स, एक दूसरे के विपरीत दिशा में खसकने का कारण क्या है कि प्लेटें क्यों एक दूसरे के विपरीत दिशा में खसकती हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ हम देख लेते हैं कि जैसे ये 2 प्लेटें हैं, ठीक है, ये 2 प्लेटें हैं और ये दोनों की दोनों प्लेटें क्या हैं कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगी। क्यों जाएंगी? तो इसके नीचे जो स्फेनोस्फेयर है, ये स्फेनोस्फेयर एकदम पिघला हुआ ये द्रवित अवस्था है। क्या है? द्रवित अवस्था। और नीचे से क्या होता है कि रेडियो एक्टिव तत्व, जैसे यूरेनियम 235, ठीक है, यूरेनियम 235 जो क्या है, ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव तत्व है यूरेनियम 235। यानी इसके निचले हिस्सा में, किसके, ये जो मेंटल है, इसके निचले हिस्सा में रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है वो क्या करता है कि यहाँ से ये करंट फ्लो करता है। ठीक है, इस नीचे वाले हिस्सा से एक करंट फ्लो करता है। यानी जब रेडियो एक्टिव तत्व एक्टिव रहेगा तो हम जानते हैं कि उसमें से हाई एनर्जी रिलीज होगा और बहुत ज्यादा संख्या में क्या रिलीज होगा, तो हीट रिलीज होगा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब भी एक्टिव रहेगा तो बहुत हाई मात्रा में यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जनरेट होगा और एनर्जी जनरेट हो गई। ये जब कन्वेक्शन करंट के रूप में क्या करता है कि ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ये प्लेट से आकर के क्या करता है, टकराता है। ठीक है, और टकराने के बाद ये विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। देखिए, ऐसे आएगा और ये विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो जैसे ही ये विपरीत दिशा में ऐसे मुड़ेगा तो ये इसका रेंज हम जानते हैं बहुत ज्यादा है और इस पर ये प्लेट तैर रहा है, तो ये क्या होता है कि बीच से ब्रेक कर जाता है। बीच से क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा और एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या होने लगेगा, खसकने लगेगा। ठीक है, या अगर पहले से जुटा हुआ है और कन्वेक्शन करंट अगर फ्लो होने लगा बहुत ज्यादा संख्या में, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ खसक जाएगा। ठीक है, ये ए प्लेट और ये बी प्लेट दोनों दूसरे की तरफ खसक जाएगा। तो यही यहाँ पर भी होता है कि ये क्या करते जाएगा और जब खसकेगा तो यहाँ पे आकर के क्या भरेगा, तो लावा यहाँ पे आकर के भर जाएगा। जैसे जैसे ये एक दूसरे के बीच खसकेगा, यानी एक दूसरे के विपरीत खसकेगा और इसके बीच में जो जगह बनेगा उसमें लावा भरते जाएगा। ठीक है, और जब लावा नीचे से भरते जाएगा तो भरते भरते और बहुत ये अच्छा खासा ये हजारों किलोमीटर का ये क्या हो जाता है, एक पठार का रूप ले लेता है। ये क्या करता है, एक पठार का रूप ले लेता है और देखिए जैसे कि यहाँ पे ये बना देता है, ज्वालामुखी गुंबद का निर्माण कर देता है। ठीक है, ज्वालामुखी गुंबद का निर्माण इस तरह से, और ये वाला जो इतना पोर्शन है ये एक पठार का रूप ले लेता है। तो फ्रेंड्स, यही होता है अपसारी गति और डाइवर्जेंट मूवमेंट के अंतर्गत। इसमें क्या बनेगी, नई प्लेटें बनेगी, ज्वालामुखी जो होगा, ज्वालामुखी होगा लेकिन वो शांत ज्वालामुखी होगा, वो बहुत ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी नहीं होगा, उसमें से राख ज्यादा मात्रा में नहीं निकलेगा, लावा नहीं निकलेगा, खनिज पदार्थ नहीं निकलेगा, जलवाष्प नहीं निकलेगा, वो शांत प्रकार की ज्वालामुखी होगा। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है मालवा का पठार और दक्कन का पठार। मालवा का पठार भारत में ही मिलता है और दक्कन का पठार भी भारत में मिलता है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं ये समांतर गति। समांतर गति में क्या होते हैं कि 2 प्लेटें क्या करेंगी, विपरीत दिशा में रगड़ेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, घिसेंगी इस तरह से करके। और इसमें क्या होगा कि इसमें प्लेटों का संरक्षण होगा
चूंकि इसमें आमने सामने से प्लेटें नहीं टकरा रही है, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह का बहुत बड़ा घटना नहीं होगा। तो प्लेटों का संरक्षण होगा, विनाश नहीं होगा। भूकंप की घटनाएं होंगी, लेकिन भूकंप की घटनाएं बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे, बहुत बार बार होगी भूकंप की घटनाएं, ठीक है। ज्वालामुखी घटनाएं नहीं होंगी और पर्वत का निर्माण भी नहीं होगा। तो ये है हमारा क्या, तो आज मतलब इस वीडियो में खत्म हो गया। ये तीनों प्रकार की गतियां हम लोगों ने देखा। प्लेट क्या है उसको हम लोगों ने देखा। क्या बोलते हैं, प्लेट का किनारा कितने प्रकार का होता है इसको हम लोगों ने देखा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए पूरे तरह से वीडियो को पूरा देखिए और इस लाभ उठाइए। और फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।